दबाव समूह हो गया, लिखवाना पड़ेगा क्या दबाव? ठीक है, लिखना। मैं कंटेंट लिखवा देता हूँ उनको, ताकि समझने में आसानी क्लियर। संरचना दी जाएगी, संरचना दी जाएगी। ठीक है, तो कंटेंट लिख लीजिए। ये दबाव समूह, दबाव समूह से तात्पर्य समूह के उस भाग से है या उस अंग से है जो अपने एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए, जो अपने एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए हिंसक अथवा अहिंसक माध्यम से, हिंसक अथवा अहिंसक माध्यम से सरकार पर दबाव डालता है। यदि इसकी विशेषताओं की बात की जाए तो यह समूह राजनैतिक समूहों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होता है। समूहों की अपेक्षा सर्वथा भिन्न होता है। जहां राजनैतिक दल या राजनैतिक समूह चुनाव में भाग लेकर तथा सत्ता प्राप्त कर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। वही दबाव समूह बिना राजनीतिक भागीदारी निभाए अपने उद्देश्यों को लागू करने की कोशिश करता है। जिसका मुख्य कार्य अपने वर्ग के हितों को साधना,
जो हित सधने के बाद अपने आंदोलनों को वापस ले लेता है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में दबाव समूह की भूमिका बहुत ही प्रभावी होता है। होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करता है। कई देशों में व्यापारी वर्ग, कई देशों में जैसे अमेरिका या अन्य यूरोपियन देशों में लॉबी के रूप में दबाव समूह कार्यकर्ता दिखाई देता है। लॉबी के रूप में दबाव समूह कार्यकर्ता दिखाई देता है। यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो संविधान निर्माताओं ने भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में मौलिक अधिकार के अंतर्गत संगठन बनाने के अधिकार को स्थापित किया है। जिसके तहत धर्म, जाति, विचारधारा, लिंग आदि के आधार पर कई और राजनैतिक या गैर राजनैतिक संगठनों का निर्माण संभव हो सका है, संभव हुआ। प्रायः यह दबाव समूह अपने वर्गों के हितों की नुमाइंदगी करते दिखाई देते, अपने वर्गों के हितों की
नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते। नुमाइंदगी करते हुए दिखाई देते। या पढ़ते लिखते जो करते हुए दिखाई देते नहीं लिखा जा रहा है। जिससे सरकार सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखकर ही अपने नीतियों को लागू करने का प्रयास करती है। हाल ही में दो महत्वपूर्ण घटनाएं उत्पन्न दो महत्वपूर्ण घटनाएं दबाव समूहों की महत्ता को स्थापित करती दिखाई दे रही है। 2020 में कृषि क्षेत्र में सुधार करने हेतु कृषि विधेयक को केंद्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया, जिसके विरोध में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा विरोध किया गया। फलस्वरूप सरकार ने विधायिका द्वारा पारित विधेयक कानून को भी वापस ले लिया। वहीं हाल ही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत हिट एंड रन नियमावली को भी शामिल किया गया। फलस्वरूप ट्रांसपोर्ट यूनियन के ड्राइवरों द्वारा इसका भारी विरोध किया गया। जिसके कारण सरकार ने
इस नियम को लागू करने पर ही रोक लगा दी। लागू करने पर ही रोक लगा। तो आप देखिएगा दबाव समूह की महत्ता आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो दबाव समूह आप तो एक दिखे दबाव समूह लोकतांत्रिक परिप्रेक्ष्य में क्यों आवश्यक। तो देखिए मैं टॉपिक्स नहीं लिखवा रहा है कि मैं मुझे ये लिखवाना हो कि लोकतंत्र में दबाव समूह और लोकतंत्र सड़क से जो है संसद की ओर आता है। मैं दबाव समूह के संबंध में कंटेंट लिखवा रहा हूँ। क्लियर? ताकि आपको याद रहे। कल तक तो हमने समझा दिया था, है ना, लेकिन हमें लिखवाया नहीं था। तो आपके पास अच्छा जब भी लिखेंगे कोई ध्यान रखिएगा हमेशा करंट से कोरिलेट करके चर्चा करें। क्लियर? मैं इसे ऐसे के रूप में नहीं फ्लो में लिखवा रहा, मैं सबसे इसको ध्यान रखना मैं कंटेंट के रूप में लिखवा रहा हूँ कि आपके पास प्रॉपर कंटेंट बना रहे। तो अब कहेगा दबाव समूह की महत्ता क्या है। यहाँ पर तुमने दबाव समूह लिख लिया कि दबाव समूह कैसे कार्य क्या है। दबाव समूह की दो बातें, दबाव समूह की महत्ता क्या है और दबाव समूह कार्य कैसे करना है। कल तो हम चर्चा कर रहे हैं कि दबाव समूह की महत्ता क्या है और कार्य कैसे करना है। तो अब लिखिए महत्ता। अच्छा, एक समस्या हम बार बार स्टूडेंट के समक्ष देख रहे हैं। आज भी क्लास जब ले रहे हैं तो वहाँ भी हम पेपर देखे पढ़ तो रहा है। अब ये क्लियर हो गया है कि कंटेंट में दिक्कत नहीं आ रही। जो पढ़ा रहे हैं एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि कंटेंट में दिक्कत नहीं है, कि उसको प्रॉपर कंटेंट आ गया है, उसको समझ विकसित हो गई कि एक हमें क्या देना चाहिए। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है अधिकतर के पास कि हम इस कंटेंट को हम कॉपी पर कैसे रखें। प्रॉब्लम्स ये नहीं आ रही कि अब हमें समझ नहीं आ रही। क्लियर? प्रॉब्लम्स ये है कि हम इसको कॉपी पर कैसे रखें। आप कितना जानते हैं इससे बीपीएससी को मतलब नहीं है। कॉपी पर रखना बड़ा इम्पोर्टेंट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू टॉपिक्स रखना बड़ा इम्पोर्टेंट। ध्यान रखिए क्योंकि क्लास ऐसे की है तो ऐसे में मैंने उस समय कहा था, अब फिर कर रहा हूँ कि ऐसे जस्ट लाइक ए खुली पिच जहाँ विभिन्न डायमेंशंस को लेकर के रखा जाता है। जैसे अभी आपने लिखा तो प्रयास बड़ा अच्छा था। मैं ये नहीं कह रहा है कि 100% उसमें कई जगह कमियां हैं, लेकिन प्रयास बड़ा सुंदर था। और वो भी लिखा तो 50 मिनट में तो लगभग मान के चलते हैं कि यहाँ वो 50 मिनट घर पे लिखा है, वो मान के चलते 40 मिनट में लिखा जाए। 10 मिनट आप नीचे तो हाँ वो 20 से चलता है। फिर कंटेंट को सजाना अकॉर्डिंग टू टॉपिक सजाना जस्ट लाइक ए आर्ट। आप उससे कोई मतलब नहीं, जस्ट लाइक ए आर्ट। जब इसी टॉपिक को अगर हम लिखेंगे, अगर मैं कहूँ लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रणाली में दबाव समूह की महत्ता, और क्वेश्चन बदल जाएंगे, टॉपिक बदल जाएंगे। अगर मैं यही कहूँ लोकतंत्र सड़क से संसद की ओर जाता है और कहीं दबाव समूह सब न डाल, ठीक है, बदल जाएगा। हालांकि वो भी महत्ता से ही पूछ रहा है, प्रश्न वो भी महत्ता से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको समझ में है क्या। क्लियर? आप वही समझ जीएस में डाल दो तो और बदल जाएगा। क्लियर? इसे समझिएगा भरपूर। लिखना अपने आप, लिखन अपने आप में। आज हम सोच रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन आप लोग किसी दिन बता दीजिएगा, जो 5 दिन में सैटरडे संडे को क्लास होती नहीं। क्लियर? 5 दिनों को एक दिन आप हम लोग को मुझे बता दिया कि ये बात करें नहीं कि आज हम क्वेश्चंस का आंसरिंग कैसे लिखा जाए। ये प्रॉब्लम्स मुझे बहुत दिख रहा है। अब लिखने ना आए, अब टेस्ट में बैठ गए, कोई भी कहाँ चला जाता है। अब टेस्ट कहीं कोई स्टूडेंट्स दे रहा है नहीं और उसको लिखने ही ना आए तो और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है।
कि हमको ये बन ही नहीं रहा है, क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, हम सोच रहे हैं कि उसकी कमियां को थोड़ा सा दूर कर लें लेखन। क्लियर? दोनों ऐसे का भी और हम इसको भी ऐसे वाला तो बताते ही चल रहे हैं कैसे लिखा जा सकता है। अब इसकी महत्ता लिखो। तो दबाव समूह की महत्ता क्या है? तो पहली महत्ता तो यह है कि लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है। तो पहली महत्ता है लोकतंत्र को प्रभावी बनाने। अच्छा, मैं 8-10 पॉइंट ऐसे करके नहीं लिखा रहा, मैं उस पॉइंट को आपको डिस्क्राइब करने का आधार तैयार कर रहा हूँ कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि मैं 8-10 पॉइंट कह दूँ महत्ता लिखने के लिए और 8-10 पॉइंट लिख दूँ, तब कोई मतलब ही नहीं बनता है लिखने का। अगर मैं इसी पॉइंट को महत्ता को इस रूप में डालूं कि अगर इससे भी कोरिलेटेड प्रश्न आ जाए, इससे आ जाए, तब भी लिखा जा सके। जैसे मैं कहूं कि अगर मैं महत्ता लिखूं कि दबाव समूह लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है, अब कहेंगे लिखो इस पर साथ कैसे प्रभावी बनाता है दबाव। ठीक है, दूसरा मैं महत्ता लिखूं दबाव लोकतंत्र को प्रभावी बनाता है, हो गया। दूसरा लिखूं कि दबाव समूह समावेशी विकास की धारणा, समावेशी विकास की धारणा मजबूत करता है। समावेशी विकास की धारणा को बढ़ावा देता है, मजबूत करता है। अब मैं यही कहूं कि दबाव समूह और समावेशी विकास, और कहूंगा इस पर लिखिए। मुझे नहीं पता ना कि टॉपिक कहां से आएगा, लेकिन आज आएगा तो इसी से आएगा। इसीलिए कभी भी यदि विशेषता महत्ता यदि लिखिएगा तो 8-10 लाइन में नहीं देख लीजिए, आपके अधिकतर प्रश्नों का ऐसे का सॉल्यूशन यहीं से निकलेगा, महत्ता या विशेषता से निकलेगा। अगर नहीं भी आ रहा है, ये टॉपिक ध्यान में नहीं आ रहा है, आपने दबाव समूह पढ़ लिया, ठीक है, और अगर ये नहीं पढ़ाना इस रूप में 10 लाइन पढ़ के निकल गए, तो इस रूप में नहीं पढ़ना और इस रूप में दे देगा तब कभी नहीं लिख पाएंगे। यही देता है एग्जाम में, विशेषता को ही टॉपिक दे देगा, महत्ता को ही टॉपिक दे देगा, आप उसी पर कहेगा लिखो। अब इसी में अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट, यह नागरिकों को अधिकार के प्रति सचेत करता है, नागरिकों को अधिकार के प्रति जागरूक करता है। नहीं आ जाएगा, ये भी तो इसकी महत्ता है, जागरूक करता है। नहीं, अच्छा, यह और भी है, यह राज्य के निरंकुशता पर नियंत्रण लगाता है। राज्य की, अच्छा, राज्य का मतलब सरकार से, ठीक है, राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाता है, निरंकुशता पर नियंत्रण लगाता है। लेकिन इसकी महत्ता, अच्छा, इसी टॉपिक को दे दे हम अगर तो इससे के रूप में बांट दे तो विशेषता को ही बांट और कहें दबाव समूह लोकतंत्र समावेशी विकास को बढ़ाने में दबाव समूह की भूमिका, दबाव समूह तथा नागरिक समाज का विकास या दबाव समूह तथा अधिकारों का संरक्षण नहीं, आपसे अधिकतर प्रश्न जो बनते हैं वह विशेषता से ही बनते हैं। गलती हम लोग क्या करते हैं, उस विशेषता को 10 लाइन में देख लेते हैं। एकदम आप इसको एक्सप्लेन कर दिए,
मान लेते हैं, अभी असमानता लिखवा है। अब इसी को हम थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन समझ विकसित कर लेते कैसे। हाँ तो क्या है, इसी को 700-800 शब्दों में लिखा जा सकता है अगर ये नहीं दे देगा टॉपिक। प्रश्न हमेशा उसी से पूछे जाते हैं जो जुड़ा रहता है, कभी अलग से नहीं टपकाया जाता। तो पैराशूट मेथड नहीं है, ऊपर से लगा के डाल दिया जाए। क्लियर। इसीलिए टॉपिक को ध्यान, अच्छा लोकतंत्र को कैसे प्रभावी बनाता है, अब मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा डिफाइन कर लेता हूँ। क्लियर। 4-5 मैंने पॉइंट्स लिखा दिया, ठीक है। अच्छा 4-5 पॉइंट्स में कैसे, तो मैंने कहा कि लोकतंत्र को कैसे प्रभावी बनाता है ना, पहला पॉइंट यही है कि लोकतंत्र प्रभावी बनाता है। कैसे? तो लोकतंत्र जो है वह जनता का शासन नहीं, और जनता के लिए शासन। लोकतंत्र जनता का है, जनता के लिए शासन, यानी कि जनता प्रमुख होती है, जनता प्रमुख होती है नहीं। अच्छा इस, क्योंकि लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक समाज में सभी वर्गों की समान हिस्सेदारी होती है नहीं, सभी वर्गों की समान हिस्सेदारी होती है। अगर समान हिस्सेदारी ना हो, एक वर्ग बहुत प्रभावी हो, दूसरा वर्ग प्रभावी ना हो, तो लोकतंत्र बिखर ना जाएगा, लोकतंत्र पूरा ना हो जाएगा। इसलिए सभी वर्गों की समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करता है। तो जब समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करेगा तो लोकतंत्र क्या होगा? अगर जो समान हिस्सेदारी, जो वर्ग पीछे रह जाएगा तो दबाव समूह दबाव डालता अपने आंदोलनों के माध्यम से कि हमारी हिस्सेदारी उसमें सुनिश्चित कर। जैसे आप लोग सुनते होंगे अभी इलेक्शन चल रहा है, मैं सड़क नहीं बनी, हम वोट नहीं डालेंगे, तो मैं सड़क क्यों नहीं बनाया? तो जब जाके जब प्रेशर ग्रुप कि अगली बार सरकार आएगी तो अगली बार कोई आएगा क्यों करेगा, तो सड़क नहीं बनाया तो वोट नहीं डालेंगे। तो जस्ट लाइक दबाव समूह, तुम विकास के विकास, तो जो हम अछूते रह गए थे विकास से, उस विकास प्रक्रिया को पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? आपने देखा तो अनुसूचित 6 और अनुसूचित 6 को पकड़ के देखिए, 5 और 6 को क्या है, ट्राइबल्स वर्ग है, तो ट्राइबल्स वर्ग के लिए आरक्षित किया गया कि नहीं किया? उसके संस्कृति के संरक्षण करने के लिए, ताकि उसके संस्कृति के संरक्षण किया जा सके, तो उसका भेदभाव ना नहीं। और अगर क्योंकि भेदभाव होगा, संस्कृति का संरक्षण होगा, तो समाज नहीं है आगे बढ़ेगा। इसीलिए सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखता है दबाव सरकार। अगर जो सरकार नहीं करता है लोकतांत्रिक में, तो दबाव समूह दबाव डालता है कि उस जाति वाले, उस धर्म वाले, उस लिंग वाले व्यक्ति, लैंगिक आधार पर, ट्रांसजेंडरों, लैंगिक आधार पर सबको समान महत्ता देगा। और जब इस तरीके का समान महत्ता दिया जाएगा तो लोकतंत्र क्या होगा? लोकतंत्र तो सभी को साथ, लोकतंत्र की विशेषता है कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्ग दोनों साथ चलेगा। लोकतंत्र की विशेषता है कि लोकतंत्र का की संख्याओं का खेल है, जिसके पास संख्या ज्यादा है वो प्रभावी हो जाए, जिसके पास नहीं होगी है। लेकिन तो उसमें तो बहुसंख्यक हावी हो जाए नहीं, इसमें अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर के चलना है। अल्पसंख्यक का मतलब संख्या के आधार पर है, तो अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर के चलना है, ठीक है। इसीलिए दबाव समूह लोकतंत्र को प्रभावी, सरकार को निरंकुश नहीं होने देता है। सरकार को सभी वर्गों के हितों के लिए कानून बनाने पर दबाव डालता है, इससे लोकतंत्र पर, क्योंकि समाज के सब वर्गों को साथ लेकर के चलता है, सब वर्गों के हितों को साधता है, तो समावेशी विकास भी होता है। तो ये विशेषता है। और इससे क्या होता है, जो लोगों को जागरूक करता अधिकार के प्रति आंदोलनों के माध्यम से, नहीं जागरूक करेगा तो लोग अपने अधिकार के प्रति जागरूक होगा तो और प्रभावी होगा कि नहीं।
इसलिए दबाव समूह की महत्ता बड़ा व्यापक होगा। तो अगर महत्ता से यदि प्रश्न आएगा तो बन जाएगा, इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। क्लियर? तो इसका तो महत्ता आ गया। क्लियर? लेकिन अब दबाव समूह की महत्ता, तो इसका बैड इम्पैक्ट, नकारात्मक प्रभाव भी तो दिखाई देगा। तो ऐसा तो नहीं कि सब कुछ सकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देगा। अब लिखिए दबाव समूह के नकारात्मक प्रभाव। विकास की नीतियां प्रभावित होती है। अब बिना मतलब का कोई जानबूझ करके अनावश्यक दबाव भी डालता है। इन संख्या बल के आधार पर सरकार पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है। नहीं आ जाएगा, जैसे कृषि विधेयक के संबंध में हुआ, सीए के संबंध में हुआ। ठीक है, और क्या हो सकता है? हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा मिल जाता है। हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा मिल जाता है। धूप बड़ी नहीं, और इसीलिए संख्या भी कम हो जाती है, धूप के कारण हो जाता है। धूप बहुत, और उसका असर संख्याओं पर भी पड़ जाता है। अच्छा, मेरा क्लास हुआ जो इसी टाइम पर हम देख रहे हैं क्लास में, एक तो 12:30 बजे मेरी क्लास करती, उस समय भी धूप उतना ही कर रही, और समय खाना खाने के बाद चक्कर आने लगता है नहीं, और 3:30 बजे है, तो 12:30 बजे खाना, 2 बजे तक तो खाने खाता है, 11-12-1 बजे, और जब खाना खाता है तो तब तक नींद आ जाता है। 3:30 बजे फिर क्लास है, तो नींद में रहता है ज़्यादातर। आते समय बड़ा आलस्य आता होगा, जाना पड़ता। मौसम ही ऐसा है, मौसम कुछ बात नहीं। और शाम वाले में रहता है, ठीक रहता है। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो ये भी तो है ना, बाद में चल जाएंगे, वीडियो अवेलेबल हो ये है, ये भी तो होता है। और वो ये नहीं समझता कि वीडियो के बाद कुछ नहीं पाएंगे, वो ये नहीं समझता। ऑनलाइन वाले के पास समस्या है कि आप कैसे फिर अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। लिखने कैसे, जैसे इस लड़के ने कहा कि हमको तो समझ में आ रहा है, कि 100 समझ में आ रहा है, पढ़े हैं, कॉपी पर कैसे होता है? अब ये अधिकतर के साथ समस्या है, ये सिर्फ इसकी समस्या नहीं, कॉपी पर ये ऑनलाइन वाले कैसे पूछेंगे? ये भी लड़के ऑनलाइन में कॉलेज, और ऑनलाइन में ही जब ऑनलाइन खत्म हो गया तब उसको आप समझ में आया कि नहीं, पढ़ना जाना ही पड़ेगा, लगता है नहीं, टीचर से मिलना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट, ऑनलाइन है ऐसा नहीं, लेकिन उनके साथ एक समस्या की जो दूर है, तो उनके साथ एक समस्या है कि कहाँ ये कर पाएंगे। अच्छा, गर्मी का दिन ऐसे ऑनलाइन वाले लैब में लग जाते हैं, घर से नहीं निकलना पड़ता, हो गया। इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं लिख रहे हैं, हिंसात्मक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। और क्या हो जाएगा? सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान, सार्वजनिक संपत्तियों का नुकसान। क्लियर हो गया? तो ये सब कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं दबाव समूह के। अगर मैं ये कहूँ दबाव समूह 2 धारी तलवार, तो
तो सकारात्मक भी हो गया। किसी को को नहीं पता तो गाँव के लिखो प्रेशर ग्रुप जो दबाव समूह एक दो धारी तलवार लिखिए। तो उस समय आपसे क्या बोल रहा है, आपसे प्रभावित तो पूछ रहा है इसका एक सकारात्मक प्रभाव बताइए, ऐसे नहीं। तो इसीलिए आपसे देखिए 2-3 चीजों को एकदम गांठ बांध लीजिए। इससे पर किसी भी टॉपिक पर कंप्लीट करना, टॉपिक उठाइए, टॉपिक के महत्ता को पढ़िए, विशेषता को पढ़िए। अब विशेषता को से बांटता है पॉइंट में क्या करें, विशेषता का विश्लेषण करें किसी भी टॉपिक, उसके इम्पैक्ट को जरूर पढ़ें, गुड इम्पैक्ट बैड इम्पैक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन को उठाइए। अब ये कहीं नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो है ना, बुक से बाहर तो है नहीं। आप एनसीईआरटी में दबाव समूह है पढ़ना, पामसे वगैरह का आप एनसीईआरटी के टॉपिक उठाइए और एनसीईआरटी का 12th क्लास का टॉपिक उठाइए पॉलिटी का, और 12th क्लास के पॉलिटी में ऑलरेडी दबाव समूह है, लेकिन उतना नहीं है जिस तरीके से क्वेश्चन। यह डिपेंड करता है आपके एनालिसिस क्षमता पर। अगर एनालिसिस क्षमता है तो आपका बहुत बेहतर लिखा जाएगा, नहीं है नहीं आप एनसीईआरटी के बुक में है दबाव समूह, ठीक है, आप पढ़ करके देखिएगा। स्वतंत्र भारत की राजनीति जो 12th क्लास में देखिएगा उसमें है दबाव समूह का टॉपिक, क्लियर। तो आपको तो कहीं ना कहीं तो आपको एनसीईआरटी का सहारा लेना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपको मजबूत करने के लिए आपको न्यूज पेपर जरूर, न्यूज पेपर हो या कोई समाचार जो विश्लेषण क्षमता के विश्लेषण करता हो, जैसे आता है संसद टीवी पर, और विशेष करके एक संसद टीवी पर आता है, विशेष करके राज्यसभा पर आता था, अब दोनों मिल गए तो संसद टीवी बोलते हैं, क्लियर। तो उस पर तो आप उसको जरूर देखिए, बहुत कुछ समझ में आता है। और अच्छा, इसका कहीं कोई ना सोर्स है, सही से सोर्स मिल पाता नहीं, तो आपके एनालिसिस पर डिपेंड करता है, क्लियर। सर इसका वर्गीकरण को भी डिफाइन कर सकते हैं, दबाव समूह के वर्गीकरण को एकदम, आप इसका वर्गीकरण ही तो कर रहे हैं। दबाव समूह का तो इम्पैक्ट हो गया, तो सकारात्मक नकारात्मक हो गया, किसी की छात्र संगठन हो गया, आप वर्गीकरण कर रहे हैं, ये तो हो गया ही। तो दबाव समूह कितने भागों में बांट सकते हैं, हम 3 भागों में मुख्यतः, ऐसे तो कई भाग हैं दबाव समूह, हम मुख्यतः दबाव समूह का वर्गीकरण 3 भागों में कर सकते हैं, क्लियर। आप वर्गीकरण लिखिए दबाव, आपके पास कंटेंट एक मोटा मोटा है तो लिखा जाएगा, सजाना ही तो रह जाएगा, वर्गीकरण लिखिए दबाव। अच्छा, दबाव समूह का जो वर्गीकरण है, जो बांटा गया है, वो हम 3 भागों में बांट रहे हैं मुख्यतः, ऐसे तो कई सारे हैं। पहला हम दबाव समूह को बांट रहे हैं आर्थिक दबाव समूह। आर्थिक दबाव समूह भी कई बात है, कई लोगों का, जैसे कृषक संगठन, कृषक क्षेत्र संगठन, जैसे भारतीय किसान यूनियन, नहीं आ जाएगा, ये एक प्रकार का दबाव समूह जो कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए आंदोलन करता है, नहीं, एक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा मजदूर संगठन, जैसे मजदूर, कई प्रकार मजदूर संगठन भी बने हुए, पामसे वगैरह क्या है, मजदूर संगठन ही तो एक प्रकार का। किसान एटक क्या था, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, नहीं, ये सब क्या था, तो मजदूर संगठन ही तो है, तो कई मजदूर संगठन बनते हैं, ठीक है।
व्यापारी संगठन जैसे बड़े स्तर पर एसोचैम, तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण करते हैं। तो पहला वर्गीकरण तो हो गया क्या, आर्थिक आधार पर। आर्थिक दबाव समूह को हम 2 से 3 भाग में बांट सकते हैं? नहीं, ऐसे तो हर किसी का एक होता है। आप देखे होंगे कि आईएएस का भी एक समूह होता है, टीचर्स का भी एक समूह होता है, कर्मचारी जिसको कर्मचारी संगठन नहीं बोलते, तो सबका होता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा तो आपको दिखेगा सामाजिक आर्थिक दबाव समूह। अच्छा, सामाजिक आर्थिक दबाव समूह में क्या होता है? पहले लैंगिक आधार पर नहीं, तो जैसे महिला आयोग नहीं आ जाएगा, तो महिला संगठन नहीं बनता है। जस्ट लाइक ए प्रेशर ग्रुप। तो ये दबाव समूह के प्रकार हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि सामाजिक में जाति आधारित नहीं आ जाएगा, तो जाति आधारित कई सारे संगठन बन जाते हैं। पिछड़ी जाति के लिए बन गया, नहीं, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संगठन बन गया, वही ना, तो ये जाति आधारित संगठन बन जाए। तीसरा जो बन जाता है धर्म आधारित भी संगठन बन जाता है, धर्म आधारित दबाव समूह का निर्माण होता है। तो धर्म आधारित का मतलब क्या है? जैसे आपने सुना होगा तो आरएसएस धर्म आधारित, हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, मुस्लिम लीग नहीं, तो ये सब धर्म, अकाली दल, हालांकि बाद में वो राजनीतिक दल बन गया सब के सब, हालांकि विश्व हिंदू परिषद नहीं बना। क्लियर? तो कई प्रकार के जो धर्म आधारित बन जाते हैं, बजरंग दल नहीं आ जाता। तो ये सब क्या हो गया? तो ये सब सामाजिक दबाव सब नहीं। तो इस आधार पर दबाव समूह क्या काम करेगा? तो अपने हितों के लिए पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालेगा, मेरा उद्देश्य पूरा करवाएगा। इसी प्रकार से पर्यावरणीय दबाव समूह बन जाएंगे। इसमें कई सारे एनजीओ वगैरह क्या है, जस्ट लाइक ए प्रेशर ग्रुप, जस्ट लाइक ए प्रेशर ग्रुप एनजीओ। क्लियर? तो क्या है? तो पर जैसे आपको देखिएगा ग्रीन पीस नहीं, ग्रीन पीस जो एनजीओ है, संगठन है जो पर्यावरण के लिए कार्य करती है नहीं। आपके इसके अलावा कई आंदोलन खड़े हुए, चिपको आंदोलन याद होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन नहीं, तो ऐसे कई प्रकार के पेटा नहीं, ये सब क्या है? पर्यावरणीय संगठन जो सरकार पर दबाव डालते हैं पर्यावरण संरक्षण करने के लिए। और इसमें आपने नाम सुना, ग्रेटा थनबर्ग का नाम सुना होगा नहीं? तो ये सब जस्ट लाइक ये सरकार पर दबाव डालने के लिए, तो सभी तो ये जितने भी आप जो देखेंगे जस्ट लाइक ए प्रेशर ग्रुप। इसी प्रकार का राजनीतिक दल भी एक दबाव समूह। दबाव समूह कभी भी राजनीतिक दल नहीं बने, लेकिन राजनीतिक दल दबाव समूह बन सकता है। समझ लीजिए दोनों बातें। समूह 2 प्रकार के होते हैं, कल मैंने कहा। एक होता है एक होता है गैर राजनीतिक और एक होता है राजनीतिक। गैर राजनीतिक में वो आमतौर पर दबाव समूह होते हैं, और ये हो गया दल। ध्यान रखिए, इसका निश्चित उद्देश्य होता है, ये चुनाव भाग नहीं लेता। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेता है और यह भी सरकार पर दबाव डालता है, सरकार पर दबाव डालता है कि तुम काम करो, लेकिन यह जो दबाव डालता है वह हिंसात्मक दबाव डालता है। यह हिंसात्मक
राजनीतिक समूह दबाव समूह हो सकता है, लेकिन दबाव समूह कभी भी राजनीतिक समूह नहीं हो सकता क्योंकि चुनाव में भाग नहीं लेता है। राजनीतिक समूह तो इसीलिए आपका समर्थन कर रहा है ताकि उनको वोट दे दें, नहीं उसके पक्ष में हम जाएंगे तो हमारा वोट मिल जाएगा, एक समूह वर्ग का वोट मिल जाएगा, इसे समर्थन करते हैं। तो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी जस्ट एज ए प्रेशर ग्रुप, लेकिन प्रेशर ग्रुप कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकता। क्लियर? तो वर्गीकरण यदि करना हो तो 2 से 3 भागों में आप वर्गीकरण कर सकते हैं। छात्र संगठन भी आप राजनीतिक आप मान सकते, छात्र संगठन नहीं आ जाएगा, तो छात्र संगठन क्या होगा, राजनीतिक दबाव समूह में आ जाएगा। छात्र संगठन NSUI मैं इस राजनीतिक चुनाव में भाग नहीं लेता है छात्र संगठन, और सरकार आप इसको शिक्षा को सुधारने के लिए बात करता है ना, उस विश्वविद्यालय में शिक्षा सुधार, कॉलेज में शिक्षा सुधार, आप इसको सामाजिक में भी रख सकते हैं और राजनीतिक में भी। ABP जैसा कि छात्र संगठन दोनों काम करता है ना। एक तो आप चुनाव होता है तो चुनाव में भाग ले रहा है छात्र संगठन, किस लिए, तो हम आएंगे तो हम सुधार करेंगे। और एक छात्र संगठन में जी हम सिर्फ विरोध का, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, कॉलेज नहीं लग रही, अब सीधा सब बाहर आ गया। दोनों रूप में मैंने कहा, तो शिक्षा में सुधारने के लिए काम करता है, लेकिन मेनली रूप से छात्र संगठन क्या है करेगी, पॉलिटिकली रूप से काम करता है। जैसे NSUI, ABVP क्यों बनाया जाता है छात्र संगठन, ताकि हमको छात्र नेता, यहाँ से नेताओं का निर्माण हो सके, युवाओं को हम अपने दल से जोड़ सकें। छात्र संगठन इसीलिए बनता है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, चाहे वह कोई भी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, क्यों, और यहाँ से कितने नेता निकले, आप लालू यादव को देख लीजिए, छात्र नेता नहीं, आप नीतीश कुमार को देख लीजिए, नहीं, JP नड्डा को देख लीजिए, नहीं, तो सभी सब क्या है, ताकि हम युवाओं को अपने साथ जोड़ सकें। जिस देश में छात्र युवा यदि राजनीति में नहीं आएगा तो नए विचार नहीं आएंगे। कन्हैया कुमार को देख लीजिए, आप उनके बीच किसी के विचार से आप सहमत हो सकते, नहीं हो सकते, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अगर यंग जनरेशन आएगा तो नए विचार आएंगे कि नहीं आएंगे, तो राजनीति में नए विचारों का हम क्लियर, ठीक है। तो ये एक चीजें जो है ना कि प्रेशर ग्रुप का वर्गीकरण काफी अच्छा। प्रेशर ग्रुप काम कैसे करता है, ये तो हो गया वर्गीकरण, काम कैसे करता है, तो 2-3 तरीके से काम करता है प्रेशर ग्रुप। यदि मैं इसकी कार्य प्रणाली की बात करूं प्रेशर ग्रुप की, तो सबसे पहला तो इसकी कार्य प्रणाली है कि अब प्रचार के माध्यम से सरकार पर दबाव डालना है, सरकार के खिलाफ प्रचार करेगा, नियुक्ति करेगा, अपने लोगों को वहां नियुक्त कर देगा, नियुक्ति के माध्यम से सरकार पर दबाव डालता है। नहीं, आजकल एक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी सरकार पर दबाव डालता है। न्याय जैसे PIL दाखिल करके न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से भी सरकार पर दबाव डाले ताकि उस पर स्टे लग जाए। नहीं, तो ये भी एक प्रक्रिया है दबाव समूह का, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से। लॉबी बना करके भी दबाव समूह काम करता है, तो एक लॉबी तैयार करता है, उसके माध्यम से भी दबाव समूह कार्य करता है। लॉबी बना तो इस प्रकार से दबाव समूह कई रूप में काम करता है। अच्छा,
तो जब इस तरह आप इसके लिए कैंपेन चलाएगा, प्रचार करेगा, सोशल मीडिया प्रचार करेगा, मीडिया के माध्यम से प्रचार करेगा, तो सरकार के खिलाफ जब प्रचार होगा तो सरकार पर दबाव न पड़ेगा, अपने लोगों को उसमें ज्वाइन करवा देगा, नहीं कर देगा। तो इसका असर ये हुआ कि सरकार जो है प्रेशर में आके सरकार आपकी ठीक हो जाएगी। इसे ध्यान रखिएगा बंधु, कभी नहीं कि प्रेशर ग्रुप जो काम करता है ऐसे तो कई तरीके हो सकता है कि सड़क पर उतर जाए, ये भी तो माध्यम है। तो सड़कों पर उतरने के लिए लोग को जानकारी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, लोग को जानकारी तो माध्यम क्या होगा, अब ये प्रचार बड़ा आसान हो गया आजकल, सोशल मीडिया यह जो प्रचार हो गया आजकल बड़ा आसान हो गया, और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग को इकट्ठा किया जा सकता है, नहीं फेसबुक के माध्यम से लोग को इकट्ठा किया जा सकता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके लोग को इकट्ठा किया जा सकता है। नहीं, पालघर घटना इसी का तो नतीजा था, महाराष्ट्र में पालघर घटना कि व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था और एक साधु के खिलाफ है जो सब लोग इकट्ठे हो, या झारखंड का जो घटना है मॉब लिंचिंग वाला, अचानक ग्रुप बन गया। नहीं, तो लोग को इकट्ठा करने में सोशल मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसके माध्यम से प्रचार होगा। तो ध्यान रखिएगा बंधु, ये हो गया कार्यक्रम। तो महत्ता समझ में आ गया दबाव समूह का, दबाव समूह का कार्य प्रणाली समझ में आ गई, दबाव समूह का नेगेटिव इम्पैक्ट समझ में आ गए, तो में लिखा जा सकता है। दबाव समूह की विशेषता, महत्ता की विशेषता पूर्ण रूप से समझना है। और दबाव समूह कहते किसको नहीं, तो एक मोटा मोटी एक कंटेंट जो है दबाव समूह का आपके समक्ष आ गया। अच्छा, चर्चा में क्यों है, जब भी आएगा तो करंट से जुड़ेगा ना, तो 3-4 घटनाओं के कारण चर्चा में तो वर्तमान से जुड़ दीजिए, ताकि आपको लेखन में थोड़ा सा प्रभावित हो जाए। लेकिन चर्चा में ताकि आपको हम तथ्यात्मक पहलू से अवगत करा पाएंगे। तब पहला तो क्या हो गया चर्चा में क्यों, तब पहला तो क्या, हिट एंड रन केस के कारण ड्राइवरों का हड़ताल, नहीं, हिट एंड रन केस के कारण ड्राइवरों का हड़ताल। नहीं आ गया, सेकेंड आ गया, सेकेंड पढ़ कृषि विधेयक पर के खिलाफ किसानों का आंदोलन, कृषि विधेयक के खिलाफ किसानों का आंदोलन। इलेक्टोरल बॉन्ड को रोकने के लिए न्याय PIL का दाखिल करना नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को रोकने के लिए PIL को दाखिल करना, तो न्याय प्रक्रिया नहीं आ गई। न्याय प्रक्रिया के माध्यम से आदर्श जो वोट डाला था, आदर्श आवास वोट डाला, वो भी PIL के माध्यम से जांच हुआ था। तो कई प्रकार से आपको PIL के माध्यम से आपने कई पर्यावरणीय समूहों द्वारा PIL दाखिल की जाती है। बंगाल वाला तो केस ना हुआ, तो जांच बैठा PIL को करना केस, लेकिन हुआ तो देखिए कि सरकार पर दबाव डाल PIL दाखिल करता, मुझे याद नहीं कि PIL दाखिल करता, तो उस पर देखिएगा हाई कोर्ट का निर्णय, तो दबाव समूह नहीं है कोई प्रकार का, हाई कोर्ट का निर्णय उसको दबाव समूह नहीं कर। क्लियर? तो इस तरीके से कई घटनाक्रम है जो आपको दिखाई देगा। नहीं, CAA के खिलाफ विरोध,
ये समझ में आ गया? तो इस तरीके का जो घटनाक्रम, तो आप जैसे जैसे घटनाक्रम है तो आपको जोड़ते चले जाइए, करंट से नहीं आ जाएगा। फिर मैं कह रहा हूँ एक्चुअली सबको पता है कि क्या क्या होना है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि जिसको नहीं पढ़ा है। उसको लिंक करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। तो दबाव समूह का एक जब दरिया पर हम जो समूह बता रहे थे, तो समूह में हम एक बात को कह दिए, दो प्रकार के समूह होते हैं, एक राजनीतिक और एक गैर राजनीतिक। तो गैर राजनीतिक की बात तो हम तो कर रही, एक दूसरा समूह है राजनीतिक समूह। और राजनीतिक समूह अभी हमने जो बात कही थी ना, ये बात कही ना राजनीतिक, ये जो राजनीतिक समूह है, अब ध्यान रखिएगा, दबाव समूह यहाँ पर खत्म हो जाता है। तब मैंने पॉइंट लिखवा दिया था इसको ऐसे के रूप में, टॉपिक लिख दिया। राजनीतिक समूह जो है, आप ध्यान रखिएगा, राजनीतिक समूह कहते किसको है? फिर वही बात, तब वह समूह का वह भाग, वह अंग जो अपने उद्देश्य, अपने हित साधने के लिए, अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए चुनाव में भाग लेता है, चुनाव में हिस्सेदारी करता है और उसके आधार पर सत्ता प्राप्त करता है या सत्ता में भागीदारी करता है, वो राजनीतिक समूह। इसका एक ही अपना उद्देश्य तभी प्राप्त करेगा बंधु, एक ही करेगा जब यह चुनाव में भागीदारी निभाएगा। और चुनाव में भागीदारी निभा करके अपना उद्देश्य साधेगा, उसको राजनीतिक समूह बोलते हैं। इसी को आमतौर पर लोग पार्टी बोलते हैं, राजनीतिक दल। यही दल बदलता रहता है, स्वरूप बदलता रहता है, तो हम लोग दलीय प्रणाली बोलते हैं, पार्टी सिस्टम बोलते हैं। यह जो राजनीतिक समूह होता है, इसका अलग अलग उद्देश्य होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है। और आप जैसे सत्ता प्राप्त करके इसका उद्देश्य हम आर्थिक सुधार करेंगे, सामाजिक इस तरीके से सुधार करेंगे, समाजवाद लाएंगे, मिश्रित व्यवस्था को स्थापित करेंगे, इसका उद्देश्य अलग अलग। इसके जो उद्देश्य होता है, इसके लिए वो गतिविधि जो करता है, तो वह ज्यादातर गतिविधि अहिंसात्मक आंदोलन को बढ़ावा देता है। हिंसात्मक घटनाओं को राजनीतिक दल कभी समझ, हाँ किसी के माध्यम से हिंसात्मक करवा देगा वो अलग बात, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अहिंसात्मक आंदोलन को बढ़ावा देगा। इसके जो सदस्य होते हैं, एक ही समूह के होते हैं, ऐसा नहीं है जैसे दबाव समूह के सदस्य अलग अलग दबाव समूह के हो सकते हैं। इसके सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होंगे, एक ही समूह के, एक समूह के। जैसे कांग्रेस के होंगे तो कांग्रेस के रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है कि उसके हो जाएंगे। और यह इसका एक ही है कि यह किसी भी रूप में राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभा करके चुनाव में भाग लेना, चुनाव में भाग लेकर के राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभाना। अब यह बोर्ड को महत्व दें। अब जब राजनीतिक समूह जब बन गया, अब ये देखिए कांग्रेस को देखिए, जब 1885 में कांग्रेस बनी, तो कांग्रेस बनी किस लिए? कि हम सरकार पर दबाव डालेंगे। अब कांग्रेस के कार्यकाल को देख लीजिए, आपको और आसानी समझ में आएगा। 1885 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, और लगभग कब तक? 1919 तक, 1920 तक मान के चलिए। 1920 तक का जो कांग्रेस है, वो लगभग कांग्रेस एक दबाव समूह के रूप में काम कर रही है, या लोगों को जागरूक कर रही है, सरकार पर दबाव डालने के, सरकार पर कार्य करने के लिए दबाव डाल रही थी, ठीक है, लेटर लिख रही, प्रार्थना पत्र लिख रही, यही ना था दबाव। इस समय का दबाव कांग्रेस क्या था? इसी रूप में ना काम होगा।
ये तो बाद में न चुनाव में भाग लिया, तो बाद में 1919 के अधिनियम के बाद में चुनाव में भाग लिया। क्लियर? और चुनाव में भाग लिया तो यही राजनीतिक दबाव समूह धीरे धीरे राजनीतिक समूह बदल गया। क्लियर? तो 1947 तक कांग्रेस दबाव समूह का भी काम करने लगी थी और राजनीतिक समूह दोनों एक साथ कर रहे थे। अब 1947 के बाद वो पूर्ण रूप से राजनीतिक समूह बन गए। क्लियर? तो यह जो दबाव समूह धीरे धीरे राजनीतिक समूह बन जाता है, लेकिन राजनीतिक समूह कभी भी दबाव समूह के रूप में नहीं परिवर्तित होगा, एनजीओ नहीं बन जाएगा, पार्टी। भले आज पूरे भारत से वामपंथ एक जगह वामपंथी पार्टी एक ही स्टेट में हुई, केरल सत्ता में, लेकिन अब उसको कहेंगे एनजीओ बन गया, अब उसको कहेंगे वो राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सेदारी नहीं बना। लेकिन आप पार्टी जो बना था जन लोकपाल एक दबाव समूह, आप अव्वल जाकर के राजनीतिक पार्टी बन गए, प्रेशर ग्रुप राजनीतिक पार्टी बन सकता है। क्लियर? तो ये जो ध्यान आप देखेंगे तो राजनीतिक समूह की कई विशेषताएं और यही समूह दल के रूप में कार्य करती है, पार्टी के रूप में कार्य करती है। पर जब एक ही दल का शासन होगा, जब अलग अलग दल के शासन यानी अलग एक ही राजनीतिक समूह का शासन या एक अलग अलग राजनीतिक समूह के शासन, इस आधार पर हम इसी को कहते तीन प्रकार से बांटा गया है। यही है पार्टी सिस्टम या दलीय समूह या दलीय सिस्टम, क्लियर? या दलीय प्रणाली। और इसी दलीय प्रणाली से राजनीतिक दल निकला जो तीन प्रकार से शासन करता है। एक होता है एक दलीय प्रणाली, यानी एक ही दल का शासन, कोई दूसरा दल नहीं, जैसे चाइना, रसिया, एक ही दल का शासन। 1967 तक लगभग एक ही दल का शासन रहा, तो उसको बोले एक दलीय प्रणाली। वो भी चुनाव भाग ले रहा है, एक दलीय व्यवस्था में चुनाव भाग ले रहा है, क्लियर? चुनाव भाग लेगा, अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए चुनाव भाग लेकर के सत्ता प्राप्त कर रहा है। दूसरा है दो दल, जब दो दल के बीच में सत्ता परिवर्तन होता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक के बीच में लड़ाई नहीं, ब्रिटेन में जो है कंजर्वेटिव और लेबर के बीच में लड़ाई होती है। दो ही दल, जहाँ दो दलों के बीच में हमेशा सत्ता परिवर्तन होता है उसको कहेंगे दो दल। और जहाँ कई राजनीतिक समूह होता है तो उसको कहेंगे बहुदल। जैसे भारत में कई सारे दल, बोलते हैं जस्ट लाइक सिस्टम के रूप में काम करने लगा, एक प्रणाली के रूप में काम है। हम लोग क्या करते हैं? एक दलीय प्रणाली, दो दलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो प्रणाली है या जो सिस्टम है, यही राजनीतिक समूहों में है। अभी कौन से सिस्टम क्या है वो अलग बात है, क्लियर? किस सिस्टम की क्या विशेषता है कि एक दलीय प्रणाली की अगर मैं बात करूं, एक ऐसे ये जो राजनीतिक समूह जो बन रहा है, ये जो एक दल, दो दल, बहुदल जो बन रहे हैं, यह जो राजनीतिक समूह बनता कैसे? तो तीन आधार पर राजनीतिक समूह। पहला तो विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, जैसे तीन प्रकार की विचारधारा है। एक कहते हैं दक्षिणपंथी विचारधारा, एक कहते हैं मध्यम मार्गी विचारधारा, और एक कहते हैं वामपंथी विचारधारा। इन तीनों विचारधारा का क्या तो दक्षिणपंथी विचारधारा जो अपनी परंपराओं को
जो परंपरा, जो ऐतिहासिक परंपरा रही है, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको प्रधानता देता है। जैसे बीजेपी एक दक्षिणपंथी विचारधारा वाला है, इसलिए देखिएगा उसके विचारों में से सनातन पंथी दिखाई देगा, अपने आपको सनातन मानते हैं, कहता है कि नहीं मेरा जो संस्कृति रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, उसको कहते हैं राइट मिक्स। क्लियर। दूसरा होता है मध्य मार्ग, जो कहता है कि दोनों के बीच साथ लेकर के चलता है, या धीरे धीरे परिवर्तन करना चाहता है। परिवर्तन करेगा लेकिन बहुत धीमे करेगा, जैसे कांग्रेस मध्य मार्गी विचार है। क्लियर। और एक कहता है वामपंथी, जिसको लेफ्ट विंग कहते हैं, यह अचानक परिवर्तन ही कहता है, सारा बेकार ही है, यह सब कुछ नया ढालना चाहता है, नए संस्थाओं को लेकर के, तेरा सब बेकार। मैं तो इस बार आश्चर्यचकित हूं कि लेफ्ट विचारधारा में इनके अगर मैनिफेस्टो को पढ़ करके देखिएगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करने के लिए मैनिफेस्टो जारी करता है। बीजेपी ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो जारी किया, समाजवादी पार्टी सब मैनिफेस्टो जारी करते हैं। इनका मैनिफेस्टो पढ़ करके हम आश्चर्यचकित हो गए और लगा कि है क्या ये। इनके मैनिफेस्टो में था कि भारत को परमाणु शस्त्र पूरी तरह से हम सत्ता में आएंगे तो पूरा परमाणु शस्त्र खत्म कर देंगे। मैनिफेस्टो पढ़ करके देखिए, परमाणु शस्त्र खत्म कर देंगे, हम 370 दोबारा ले आएंगे, सीएए को हम दोबारा सीए को लागू नहीं होने देंगे। ऐसे कई सारे आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, इनके मैनिफेस्टो में इसका आपके बगल में 2-2 परमाणु शक्ति संपन्न, आप इसलिए बचे कि आपके उसको पता है कि साथ परमाणु बम नहीं, अगर होता तो कश्मीर आपका अब तक नहीं रहता, और आपका पूर्वोत्तर राज्य भी खत्म हो जाता। तो कभी कभी ये कहते कि नहीं, यह जो विचारधारा है ये एकदम निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देगा, और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देगा। इनका कहना है कि यह जो माओ से तुम कहता था दुनिया में वही सबसे बेहतर, यह पूर्ण रूप से समाजवादी विचारधारा। इसका ये हुआ कि आज इनका अस्तित्व खत्म हो गया, दुनिया में अब ये विचारधारा है ही नहीं, लेकिन इनका इकोसिस्टम इतना मजबूत है कि आज भी अपने आप को स्टेबल बनाएंगे। शिक्षा पर इनकी बड़े लंबे समय तक इनकी पकड़ रही शिक्षा, ठीक है। और ये जो में इन्हीं का विचारधारा को सबसे ज्यादा पढ़ा, हाँ आपको सबसे ज्यादा प्रभावी दिखाई देगा ये इनकी विचारधारा। क्लियर। तो विचारधारा के आधार पर निर्मित होते हैं। दूसरा निर्मित होता है संख्या के आधार पर, इसको कहते हैं कैडर आधारित। संख्या के आधार पर, किसके पास संख्या तो बाद में राजनीतिक समूह बन जाएगा। क्लियर। बीजेपी कैडर आधारित, उसको बोलते हैं कैडर आधारित। कम्युनिस्ट, चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी कैडर आधारित, जहां पर आपको अनुशासनात्मक ज्यादा दिखेगा, अनुशासन हो जाता है, और इसमें हर लेवल पर एक बटा हुआ है कार्यकर प्रणाली, सबसे ऊपर में कौन है, नीचे में कौन है, नीचे स्तर है, इसको बोलते हैं कैडर आधार। तो इस आधार पर कई प्रकार के राजनीतिक समूहों का निर्माण, और यही राजनीतिक समूह सत्ता प्राप्त करता है, और जो सत्ता तक कहेगा हम सत्ता में आएंगे तब ये काम करेगा। कोई कहता है हम तो इसी आधार पर ध्रुवीकरण, कोई कहेगा हमें सनातन को लाएंगे तो कहेगा नहीं ये गलत। तो अलग अलग अपने अपने विचारधाराओं के लड़ाई को लाने की लड़ाई। यही कारण है कि राजनीतिक समूह जब निर्मित होता है, अब तो विचारधारा के आधार पर 2-3 दल नजर आते हैं, लगभग विचारधारा के आधार पर दल लगभग नहीं बचे। लोग
कहते हैं कि हम समाजवादी हैं, अपने आप को कुछ लोग दल कहते हैं कि हम समाजवादी विचारधारा से, आप निकले थे समाजवादी विचारधारा, अब नहीं करते, अब आप परिवारवादी विचारधारा के साथ, अब समस्या है। इसलिए विचारधारा के अलावा बहुत कम दल बचे। आप इसमें वामपंथी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को रख सकते हैं, मार्क्सवादी पार्टी को रख सकते हैं, तो 3-4। इसका जो विस्तार के आधार पर, इन दलों के विस्तार के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। विस्तार के आधार, अगर मैं विस्तार के आधार पर बात करूं तो एक नजर आता है जिसको आप राष्ट्रीय दल बोलते हैं, जिसकी संख्या 6 या 7 6 हो गया, ठीक है, जिसको आप राष्ट्रीय दल बोलते हैं। यह जो राष्ट्रीय दल कौन, किसको, किसका कहां विस्तार है, किसको राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल माना जाए, राज्य दल माना जाए, इसका निर्धारण चुनाव आयोग करता है। और यह जो राष्ट्रीय दल है, तो इसका मतलब है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भूमिका है। हालांकि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बोल सकते, शर्त है कि 2 या 3 राज्यों में 6% मत लाने पर उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है विधानसभा। और यदि 2 है और लोकसभा में सीट है तो भी हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय दल बनने के लिए कुछ शर्तें, लेकिन आप उसको पूर्ण रूप से राष्ट्रीय दल नहीं कर सकते। एक्चुअली राष्ट्रीय दल 2 ही थी। मेनली रूप से सबसे जो मेन राष्ट्रीय दल अगर मानेंगे तो उसको हम कांग्रेस को मानेंगे, जिसका पूरे देश में कहीं ना कहीं, भले कांग्रेस सत्ता में नहीं हो केंद्र में, भले कांग्रेस का बहुत अधिक राज्यों में सत्ता नहीं हो, लेकिन आप कांग्रेस का कहीं ना कहीं एक लेवल है, एक पहचान, एक वोटिंग परसेंटेज है कांग्रेस का। 2% की हो, 1% की, चाहे वो गोवा में हो, चाहे वो बिहार में हो, कहीं ना कहीं है। एक केरल में भी हो, यानी कि सुदूर दक्षिण से लेकर के सुदूर पश्चिम तक, उत्तर दक्षिण चारों तरफ, मध्य। बीजेपी का नहीं, बीजेपी अभी भी बहुत पीछे। मैं अब ये धीरे धीरे क्यों, अब मैं उसको राष्ट्रीय पार्टी में इस आधार पर बोल सकता हूँ पूर्ण रूप से राष्ट्रीय पार्टी कि हाल ही में बीजेपी का कौन, दक्षिण भारत में भी ऐसा नहीं कि एक वोट नहीं मिला, हाँ उनको सदस्यता नहीं मिली, ये वोटिंग तो मिल ही रहा है। इस आधार पर भी आप उसको पूर्ण राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे सकते हैं बीजेपी को। तो मेनली रूप से बीजेपी की संख्या उस आधार पर, हाँ कई राज्यों में वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी का भी एक प्रभाव दिखता है कुछ न कुछ। तो मार्क्सवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को भी आप इसको मान सकते हैं, दर्जा दे सकते हैं। तो इस आधार पर आप कई दलों को आप दर्जा देते हैं। उसके बाद आता है क्षेत्रीय पार्टी या राज्य पार्टी, क्लियर। और एक होता है पंजीकृत पार्टी, क्लियर। क्षेत्रीय पार्टी उसको कहते हैं जो उस राज्य में ही प्रभावी हो, उस राज्य में प्रभावी, जैसे राष्ट्रीय जनता क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा, तेलुगु देशम पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम नहीं, द्रमुक नहीं, AIADMK, ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, क्लियर। तो ये जो पार्टियां हैं वो ज्यादातर है जो क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि उसका प्रभाव उसी राज्य में है, ठीक है। तो इसको आमतौर पर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है या राज्य पार्टी का दर्जा। और यहाँ से प्रश्न आते हैं, पीटी में भी प्रश्न पूछे गए, इनमें से कौन सा राष्ट्रीय पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, पीटी में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पार्टी बनने का सर, हाँ ये हम बताएंगे जब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं है शर्त वगैरह की, क्लियर। तो राष्ट्रीय पार्टी बन गया, तो इसको विस्तार के आधार पर आप उसको मानते हैं। तो ये जो बनता है राजनीतिक समूह जो बनता है, और इसी राजनीतिक समूह से कई प्रकार के नए क्षेत्रीय दल का है, तो कई प्रकार के दल बन गए, तो राष्ट्रीय दल बन गया, क्षेत्रीय दल बन गया,
तो कभी कभी आपसे क्षेत्रीय दल से क्वेश्चन आए, और ये दल यानी कि जो भी राजनीतिक समूह है सत्ता प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के विचारों को लेकर के आते हैं, कई प्रकार की घटनाओं को करते हैं। तो इसने परिवारवाद को बढ़ावा दिया, इसने जो क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया, इसने क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय पटल पर रखने की कोशिश। इसलिए आपसे यहाँ पर इन्हीं में से आपसे 2-3 टॉपिक पढ़ना है। वह क्षेत्रीय दल, आपसे पढ़ना है परिवारवाद। इसी राजनीतिक समूह में कुछ चुनौतियां आ गई, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो आप कहते हैं कि राजनीति और अपराधीकरण नहीं, इसीलिए सब पार्टी सिस्टम से ही जुड़ा हुआ टॉपिक। और क्योंकि यहीं से सभी जो दल हैं सत्ता प्राप्त करना चाहते, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए सत्ता में भागीदारी निभाते, तो यहीं से शुरू हुआ गठबंधन राजनीति। तो इसको हम आमतौर पर क्या करते हैं, हम कहते हैं पार्टी सिस्टम। जब टॉपिक पढ़ते हैं तो पार्टी सिस्टम में सारे टॉपिक पढ़ते हैं, फिर समझ में आते। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी प्रश्न आएंगे तो इसी के आगे हो सकता है राजनीतिक अपराधीकरण पूछिए, तो अपराधीकरण कहाँ हो रहा है? तो राजनीति में राजनीति कहते हैं किसमें अपराधिक समूहों में जो दल है उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जा रहे हैं, तब ना अपराधीकरण हो रहा है। तो राजनीतिक समूह क्या होता है, अरे इसको तो जान लीजिए। तो किसी भी प्रकार से सत्ता प्राप्त सभी, क्योंकि सबका उद्देश्य अंतिम क्या है, सत्ता, किसी भी रूप में सत्ता प्राप्त। और जो किसी भी रूप में सत्ता प्राप्ति का जो मानसिकता बन गई है, गेम प्राप्त हुई, तो उसने अपराधीकरण को बढ़ावा दिया। तब ऐसे खुटी कर दो जो अपराधी जो बाहुबली हो जीत जाएगा तो चलो सत्ता में, क्योंकि लोकतंत्र तो संख्याओं का। नेक्स्ट क्लास में अब क्लियरली समझ में आ गई? सब जब यहाँ लिख ही दिए तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। माहौल भी बना हुआ है। अब देखिए मैंने कहा कि हम इतना पढ़ा देते हैं, उससे बाहर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? कोई पार्ट छोड़े ना, सब एक मोटा मोटी आइडियाज मिल गया तो लिखा जाएगा। खेल तो सारा लिखने का।